In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is HR, your biology teacher. तो आइए शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बेसिकली आप किसी जीन को क्लोन करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ अ क्लोन। एक क्लोन होता क्या है, ठीक है ना। अ क्लोन इज़ अ जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि आइडेंटिकल है, ठीक है ना। याद रखें, सिमिलर होने में और आइडेंटिकल होने में फ़र्क होता है। सिमिलर का मतलब होता है कि उसके जैसा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब है कि हूबहू उसके जैसा है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ जीन, मॉलिक्यूल, अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप किसी मॉलिक्यूल, आप किसी सेल या आप किसी इंसान, किसी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया प्लांट है, तो आप उसकी अगर एग्जैक्ट कॉपी बना लें जेनेटिकली, ठीक है ना, तो डेफिनेटली फिनोटिपिकली भी वो सेम ही होगा। तो उसको हम कहते हैं कि वो एक क्लोन बन गया है, ठीक है ना। आपने सिंपल क्या किया, आपने कंट्रोल सी किया और उसके बाद आपने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है ना। कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया। जेनेटिक क्लोनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करते हैं कि आपका जो डीएनए का हिस्सा जो आपके इंटरेस्ट का होता है, जिसमें आपको दिलचस्पी होती है, वो आप आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। और आप फिर उसको मल्टीपल उसकी कॉपीज बनाते हैं, उसको डुप्लीकेट करते हैं, रेप्लीकेट करते हैं। देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ क्लोनिंग आ जीन। हम यहाँ पे बात करें कि हम क्लोनिंग करने जा रहे हैं, यानी कि हम डुप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कि हमारे पास एक चीज़ है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, ठीक है ना, सेम टू सेम उसी चीज़ की। लेकिन ये पॉसिबल होगा कैसे? इट इज़ पॉसिबल बाय टू वेज। एक होती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस जो है वो आप कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, ठीक है ना। उसमें भी आर्टिफिशियल यूज़ होता ज़रूर है, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोसेस है प्राइमरीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ when a very large quantity of gene is required, while PCR is used to create an optimum। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, लेसर नहीं है, ऑप्टिमम है। नंबर ऑफ कॉपीज विद इन अ लेबोरेटरी इन अ टेस्ट ट्यूब। आप लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आप क्लोनिंग करते हैं, किसी भी जीन की क्लोन प्रोड्यूस करते हैं। इस मैकेनिज्म को कहते हैं, ये पीसीआर रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। अब याद रखें, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि ज़्यादा कॉपीज आप किससे बना सकते हैं, किस मैकेनिज्म से ज़्यादा कॉपीज बनती हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या पीसीआर से? तो इसका आंसर है कि पीसीआर से आप ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं जीनोम की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये बीटीपी की बुक लाइन है, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, इन्होंने ये लिखा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ जीन चाहिए हो, जबकि पीसीआर को हम ऑप्टिमम अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं। अब ऑप्टिमम का क्या मतलब है? याद रखें कि हमने लैब के अंदर जो कॉपीज बनानी होती है ना, हम बना बहुत ज़्यादा सकते हैं, बिलियंस और बिलियंस में बना सकते हैं। हमें उतनी ज़्यादा जीन नहीं चाहिए होती, हमें कॉपीज चाहिए होती हैं, लेकिन फिर भी ऑप्टिमम नंबर ऑफ कॉपीज से हमारा काम चल सकता है। वरना हम पीसीआर से मैनी मैनी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज, कि भाई क्लोनिंग का एडवांटेज क्या होता है। क्लोनिंग ऑफ जीन प्रोड्यूसेस मैनी आइडेंटिकल कॉपीज क्लोन्स ऑफ अ सिंगल जीन, ठीक है ना। कि आपने उस जीन को क्लोन कर लिया, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली। दीज क्लोन्स आर यूज्ड इन मैनी केमिकल प्रोसेसेस। आप इनको केमिकल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, बायोमेडिकल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास सपोज एक ही जीन हो और एक ही दफ़ा हो, तो आपके पास उस पर कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना है, तो आपके पास एक ही चांस है। अगर आपके पास एक ही जीन हो, उसकी 10 कॉपीज हो, तो आप बेसिकली 9 दफ़ा फेल होके 10th टाइम पे आप कामयाब हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से रिसर्चेस की जाती हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपकी बुक में कहीं पे उस तरह से मेंशन नहीं है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स की फॉर्म में, ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से,
मैंने इसको बॉक्स बना दिया, ठीक है इसका। तो यहाँ पे डेफिनेशन है सबसे पहले कि आप इंसर्टिंग अ जीन इन द होस्ट बाय वेक्टर, आप किसी वेक्टर के जरिए होस्ट के अंदर जीन इंसर्ट करते हो, ठीक है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। और आप पोलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन बाय थर्मल साइक्लिंग, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जीन इंसर्ट कर रहे हैं अपने होस्ट के अंदर किसी वेक्टर के जरिए, ठीक है ना, किसी और इंसान के जरिए, किसी और चीज़ के जरिए। इंसान बार बार मैं कह देता हूँ, ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज ना होना, समझ जाना कि मैं प्लाज्मिड की बात कर रहा हूँ या किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम आगे पढ़ेंगे कुछ देर में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक जीन है उसकी कॉपीज बनाते हैं थर्मल साइक्लिंग के जरिए। ये हमारा अगला लेक्चर भी होगा, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको भी हम देखेंगे कि थर्मल साइक्लिंग क्या होती है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सेल के अंदर होती है, जबकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सेल के बाहर होता है। तो इन वीवो और इन विट्रो का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में कौन होगा, डेफिनेटली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। स्पीड किसकी ज़्यादा स्लो है, वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फास्ट कौन है, पीसीआर एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसमें दिन भी लग जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, और पीसीआर बेसिकली घंटों का प्रोसेस होता है, मिनट्स का प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं पर्पस, मकसद क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, कि आप डीएनए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए आपके पास, सपोज मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, ये कोई होस्ट है, ठीक है ना, सपोज ये एक बैक्टीरिया है। आपने इसके अंदर क्या किया, इसका प्लाज्मिड था, ठीक है, आपने उसका कोई हिस्सा कट किया, ठीक है, और उसमें आपने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दी, प्लाज्मिड को कट किया, ठीक है, और अपनी जीन लगा के प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरिया में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है ना, इसने डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन तो इसकी होनी है, ठीक है, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन से फिर उसके बाद ट्रांसलेशन भी होगी। तो आपको एक तो क्या मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रही है, ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है, आपको जीनोम भी मिल रहा है, ठीक है ना, जीन की कॉपी भी मिल रही है। तो ये आपके पास बेसिकली डीएनए और प्रोटीन दोनों बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पीसीआर के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ डीएनए हासिल कर पाते हो, प्रोटीन इसमें हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते हम पढ़ते हैं बाद में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके पास प्रोड्यूस होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जबकि पीसीआर में आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है पीसीआर। कॉम्प्लेक्स कौन सा ज़्यादा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली पीसीआर लेस कॉम्प्लेक्स है। देन हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास एक टारगेट डीएनए होता है, ठीक है, आपके पास एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। इसी की एग्जांपल ले लें, आपके पास रेड के अंदर जो मैंने बैक्टीरिया शो किया ये होस्ट है, ठीक है ना। फिर आपके पास एक टारगेट डीएनए है जहाँ जहाँ से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिमूव किया था। फिर आपके पास एक वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड होना चाहिए, और आपके पास बेसिकली एंजाइम्स होने चाहिए जो कि ये सारा कटिंग और पेस्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं पीसीआर में रिक्वायर्स डीएनए टेम्पलेट एंड थर्मोसाइक्लर, यानी कि आपको पीसीआर मशीन चाहिए जिसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं हम, ठीक है। आपको डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, वही टारगेट डीएनए चाहिए बेसिकली, कि जहाँ से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, ठीक है, जहाँ से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है आपको वो डीएनए चाहिए। आपको प्राइमर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, और सोल्यूशन चाहिए। आप इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इस थर्मोसाइक्लर में ऐड करते हैं, और आप इसका बटन ऑन कर देते हैं, और आपको जीन एम्पलीफाई होके जीन की मल्टीपल कॉपीज मिलके वापस मिल जाती हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे बेसिकली आपको जीन कॉपीज तब मिलती हैं जब वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, ठीक है ना, खुद को डिवाइड करता है या अपने जीनोम को डिवाइड करता है बेसिकली। और डेफिनेटली जब उसने खुद को डिवाइड करना होता है तो अपने अपने जीनोम को भी उसने तो डिवाइड करना होता है ना। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन क्या यूज़ होती है। जीन थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलप करने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इंसुलिन बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो पीसीआर है वो फोरेंसिक साइंस में यूज़ होता है, ठीक है ना, क्रिमिनल केसेस में यूज़ होता है। पीडी का मतलब ये है कि पेरेंटल डिस्प्यूट में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, कि भाई कौन किसका पेरेंट है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के अंदर यूज़ हो सकता है, कोविड 19 की बात कर लें,
डिटेक्ट म्यूटेशन, आप जीनोम के अंदर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप पीसीआर के जरिए उस जीन को एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे तो आपको म्यूटेशन डिटेक्ट हो जाएगी। आपने पढ़ा ना कि बेसिकली डीएनए के ऊपर आपकी लोकस होती है, वहाँ पे जीन होती है, तो आपको वो कैसे पता चलता है? ये सारी जीन सीक्वेंसिंग और डीएनए रीडिंग इसके ज़रिए आप करते हैं, और उसके लिए आपको ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए होती हैं, और वो कॉपीज़ आप पीसीआर से प्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जीएमओ क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म whose जीन और जीनोम हैज़ बीन मैनिपुलेटेड। एक ऑर्गेनिज्म है, या तो उसकी कोई जीन है उसको चेंज कर दिया गया हो, या उसके जीनोम में यानी मल्टीपल जीन्स के अंदर तब्दीली लेके आए हों हम, तो उसको हम कहते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, जीएमओ है। प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है। फिर हम बात करते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ बायोमेडिकल टेक्निक, ठीक है ना, दैट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन, रिमूवल, ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन्स। आप कोई न्यू जीन ऐड कर सकते हैं, आप कोई पुरानी जीन रिमूव कर सकते हैं, आप कोई पुरानी जीन जो है उसको चेंज कर सकते हैं विद इन अ पर्सन सेल, एक पर्सन के सेल के अंदर, टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज, ताकि हम किसी डिजीज को ट्रीट कर सकें या उससे बच सकें। वी यूज इकोलाई एंड इंसर्ट इंसुलिन जीन, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इकोलाई को पकड़ते हैं, हम उसमें इंसुलिन की जीन को इंसर्ट करते हैं, और वहां से प्रोड्यूस की गई इंसुलिन को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करने में यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। वी कैन रिमूव अ डिफेक्टिव जीन, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इनएक्टिवेट अ हार्मफुल ओवर एक्सप्रेसिंग जीन, एक ऐसी जीन जो कि ओवर एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, हद से ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है, हम उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं जीन थेरेपी से, इसको जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल जीन के साथ। तो ये सारे प्रोसेस जीन थेरेपी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप जीन के जरिए थेरेपी दे रहे हो ना, आप किसी का इलाज कर रहे हो जीन को मॉडिफाई करके, जीन को ऐड करके, जीन को रिमूव करके, नॉर्मल को ऐड कर दिया, डिफेक्टिव को रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, डिटेल से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ SCID, इसको हम क्या कहते हैं? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ना एक एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इंसान के अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती। ठीक है ना, इन द सेम वे जैसे आपने एड्स में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे वायरस की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है, और यहाँ पे एंजाइम डेफिशिएंसी से हो रहा होता है। ठीक है ना, एडिनोसिन डीएमाइनेज बेसिकली वो होता है। टी सेल उसकी वजह से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा, टी सेल सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, उससे फिर क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी। क्लोनिंग ऑफ अ जीन थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा क्लोनिंग, और क्लोनिंग में हमने पढ़ा कि दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा तरीका है कि हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, पीसीआर करते हैं। ठीक है, अब उसमें से जो सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है ना, वो हम पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने पीसीआर भी पढ़ना है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो स्टेप्स आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम पॉपुलरली जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अच्छा, याद रखें, यहाँ पे आपको मैं साथ ही साथ बताता जाऊं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ना दो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, एक होती है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है ना, जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। होता ही है आपके पास कि आप क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जीन मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इस सब काम करने के लिए स्टीराइल कंडीशन चाहिए, साफ सुथरी कंडीशन चाहिए, वरना आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। तो स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो ब्रांच डील करती है वो होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है ना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉपुलरली कह सकते हैं। इट इज़ एन इन वीवो मेथड, यानी कि सेल के अंदर होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है, विच इज़ यूज्ड व्हेन जीन क्लोनिंग इज रिक्वायर्ड एट इंडस्ट्रियल स्केल। ज़्यादा अमाउंट में अभी हमने पढ़ा है, तो हम इंडस्ट्रियल स्केल में जब हमें एक जीन क्लोनिंग चाहिए हो,
हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जो हमारे मतलब की जीन है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, हम उसको निकालते हैं, अलग से आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना। फिर हम उसको वेक्टर में, यानी कि हम उसको किसी और जीनोम के साथ मिलाते हैं, ठीक है, उसमें ऐड करते हैं। वेक्टर को हम पुप्पो कह सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू और मोर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा सेगमेंट ऑफ डीएनए इनको जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो एक सेगमेंट है ये आपके पास प्लाज्मिड का सेगमेंट होता है जो कि हमारा वेक्टर है, और ये एक सेगमेंट जो होता है वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो एटलीस्ट दो सेगमेंट हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल सेगमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, from different sources and transformation of suitable host by recombinant DNA, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है इसको किसी होस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, किसी होस्ट में ऐड करेंगे और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और हम अपनी प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। मैं ना इससे पहले, आप में से शायद कुछ बच्चे जिन्होंने पहले ये टॉपिक नहीं ना पढ़ा वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ साइड पे, ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास ना ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है ना, दिस इज अ ह्यूमन क्रोमोजोम, ये ह्यूमन का क्रोमोजोम है। और इस क्रोमोजोम के ऊपर सपोज यहाँ पे एक जीन पड़ी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस जीन में आपको इंटरेस्ट है, सपोज इंसुलिन की जीन है, ये लें, इंसुलिन की जीन है, ठीक है, ये ह्यूमन क्रोमोजोम पे है। फिर आपके पास क्या होगा, ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमारा होस्ट है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, और ये बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना डीएनए है, ठीक है, और साथ में ये वेक्टर है, ठीक है। अब याद रखें कि अगर हम इसके अपने डीएनए को निकाल देंगे ना तो ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अपने डीएनए के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स है, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है हमारे पास। नो डाउट कि इसका भी रोल है बैक्टीरिया की लाइफ में, जैसे कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं, ठीक है ना, कि आपके पास अगर एक बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया, आपने एंटीबायोटिक खाई, वो एंटीबायोटिक उसने बैक्टीरिया को नहीं मारा, बैक्टीरिया बच गया, क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंट था। कैसे रेजिस्टेंट हुआ, इस प्लाज्मिड की वजह से ही होता है वो रेजिस्टेंट, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, ये जो ह्यूमन की जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप इसको निकाल लेते हैं, ये मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। आपने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किसी दूसरे कलर से शो कर देते हैं। आपने क्या किया, आपने प्लाज्मिड का एक हिस्सा काटा, ठीक है, जैसे कि ये प्लाज्मिड का मैंने हिस्सा काट दिया, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है ना, ये ऐड कर दिया। अब ये जो डीएनए बना है ये है रिकम्बिनेंट डीएनए। आपने बेसिकली रिकम्बाइन किया है दो चीज़ों को, ठीक है, ये हिस्सा उठा के इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बना। अब आपने क्या किया, यही बैक्टीरिया आपके पास था इधर, इस तरह से, ये इसका अपना जीनोम था। आपने क्या किया, आपने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया वापस। अब जैसे जैसे ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, अपने डॉटर सेल बनाएगा, बैक्टीरिया खुशी खुशी रह रहा है, अपने डॉटर सेल बनाएगा, तो ये क्या करेगा, आपको मल्टीपल कॉपीज देगा रिकम्बिनेंट डीएनए की, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए हो तो आपको वो कॉपीज मिल सकती हैं। फिर याद रखें ये प्लाज्मिड जब अपने बैक्टीरिया के अंदर रहते हुए, अपने होस्ट के अंदर रहते हुए एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, तो हमें बेसिकली इंसुलिन प्रोटीन भी मिलेगी, जिसको हम इस बैक्टीरिया से निकाल सकते हैं बाद में और हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। बेसिक स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। आपने कोई रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना, तो आपको उसमें क्या स्टेप चाहिए होंगे। सबसे पहले आप उस जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल है, उसमें उसका जीनोम है, क्रोमोजोम हो सकता है, ठीक है, डीएनए बेसिकली। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करके। मॉलिक्यूलर सीजर कोई एंजाइम है, ठीक है ना, उस एंजाइम का इस्तेमाल करके आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर लेते हैं, ठीक है ना।
नाउ आप क्या करते हैं, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, ठीक है ना। आप बेसिकली पहले ना उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। द जीन्स आर इंसर्टेड पेस्टेड इनटू द बैक्टीरियम, ठीक है, और एन एक्सेल। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, आपने उसको मॉडिफाई किया बेसिकली। मॉडिफाई करने के बाद आप उसको किसी होस्ट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉपी लिखा ना, नाउ द मल्टीपल कॉपीज आर मेड नाउन एज जीन क्लोनिंग। आप उसकी कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। और ये आप स्टेप क्या कर सकते हो, किसी बैक्टीरिया में कर सकते हो, किसी वायरस के अंदर ये स्टेप कर सकते हो। आप पीसीआर के जरिए भी उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, ठीक है ना। जो रिकम्बिनेंट डीएनए आप प्रोड्यूस करते हो, कैसे आप प्रोड्यूस करते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, वेक्टर को निकाला, दोनों को मिलाया, ठीक है। और आपने क्या किया, आप इस डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। फिर आप उसको पेस्ट करते हैं किसी होस्ट के अंदर, किसी एग सेल में, किसी बैक्टीरियम में, किसी प्लांट के सेल में, ठीक है ना। किसी भी सेल में आप रिकम्बिनेंट डीएनए को पेस्ट करते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एनिमल, ठीक है, आप किसी एनिमल सेल में उसको पेस्ट कर सकते हैं। एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ न्यूली फॉर्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। आपके पास ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है ना, इसको बेसिकली ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। और वो जो जीन आपने मॉडिफाइड जीन उसके अंदर ऐड की है, वो बेसिकली उसका हिस्सा बन जाती है। द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इनटू मेच्योर ऑर्गेनिज्म, वो बड़ा होता जाता है विद अ न्यू जीन एंड स्विच ऑन टू फंक्शन। ये जो न्यू जीन आपने उसमें ऐड की है, ये स्विच ऑन होगी, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। तो ये आपने सिंपल सिंपल बात पढ़ ली। इसको इस पिक्चर के जरिए पढ़ते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक से आपकी ये पिक्चर ली गई है, आपकी नहीं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमन सेल है आपके पास, आपने वहां से ह्यूमन डीएनए निकाला। आपने क्या किया, आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड किया। तो ये जो ऊपर बात हुई थी मॉलिक्यूलर सीजर्स की, ठीक है ना। सीजर्स क्या होती हैं, किसी चीज को काटने का काम करती हैं। मॉलिक्यूलर सीजर क्या होगी, किसी मॉलिक्यूल को काटने का काम करेगी। तो उस मॉलिक्यूलर सीजर को हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्यों है, कैसे है, हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करके हम उस ऑर्गेनिज्म से निकाला हुआ ह्यूमन डीएनए है उसको कट करेंगे, उससे इंसुलिन की जीन हासिल करेंगे। उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे बैक्टीरिया से निकाले हुए प्लाज्मिड को कट करने के लिए। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा, ठीक है, दोनों एरियाज को कट करने के लिए, चाहे वो ह्यूमन के सेल का डीएनए है, चाहे वो प्लाज्मिड का है, किसी स्पेसिफिक जीन के लिए, ठीक है ना, किसी एक स्पेसिफिक जीन के लिए। डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करेगा, वो इन दोनों को जोड़ देगा, ठीक है ना। ये इंसुलिन की जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देगा। तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। जबकि जो लाइगेज एंजाइम है इसने क्या किया, ज्वाइन किया, तो इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, ठीक है। एंड डीएनए लाइगेज सील्स ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड विच हैव आइडेंटिकल स्टिकी एंड्स। हम इसको भी पढ़ लेते हैं, स्टिकी एंड क्या होते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए आपके पास ये बन गया। आपने इसको होस्ट सेल में ऐड किया। जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, साथ साथ रिकम्बिनेंट डीएनए भी ग्रो करेगा, ठीक है, उसकी भी कॉपीज मिलती जाएंगी। बेसिकली ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि साइज में बड़ा होगा, ग्रो करने का मतलब है कि उसके नंबर में इजाफा होगा। और साथ ही साथ जब जब ये प्लाज्मिड जो है या जो रिकम्बिनेंट डीएनए आपने ऐड किया है, जब जब ये एक्सप्रेस होगा, तब तक आपको इसकी प्रोटीन भी मिलेगी, बेसिकली आपको इसकी प्रोडक्ट भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे इसको पढ़ लिया। अब यहाँ पे इस पिक्चर में उन्होंने वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों के हवाले से जिक्र किया है कि कैसे हम इनके ज़रिए अपनी जीन को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से आप बैक्टीरिया वाले को देखें, प्लाज्मिड निकाला, फॉरेन जीन ऐड की, रिकम्बिनेंट डीएनए बना, उसको दोबारा से बैक्टीरिया में ऐड कर दिया और उनको अलाउ किया कि वो डिवाइड करें, ठीक है ना। इन द सेम वे वायरस को पकड़ा, उसका डीएनए निकाला, उसमें अपनी जीन को इंसर्ट किया, जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना उसको वायरस में दोबारा से ऐड कर दिया और वायरस को अलाउ किया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। आपको पता है कि ये वायरस जो है अपना जीनोम इस बैक्टीरिया में ऐड करेगा। फिर ये जीनोम जो है वो बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल अपने ऊपर लेगा, ठीक है ना, और मजीद वायरस की कॉपीज बनाएगा। और अल्टीमेटली बैक्टीरिया सेल जो है इसकी लाइसिस हो जाएगी, ये फट जाएगा और न्यू वायरसेस जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। और हर एक वायरस जो है उसमें आपको अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी मिलेगी, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली अनदर प्रोसेस। सो हम ये सारी बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड कि हम क्लोनिंग करते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करते हैं।
लेकिन ये होगा कैसे? हम लोग बातें तो करते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हमने इसको करना कैसे है, इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फिर हम उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना, इसको डिजायर्ड जीन भी कहते हैं, ठीक है। इसको आइसोलेट करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जीन बेसिकली किसी डीएनए का हिस्सा होगी। हम उस डीएनए को उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले हिस्से से काटेंगे मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल करके। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। देन हम क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर कैरियर यूज करते हैं, हम कोई कैरियर यूज करते हैं, कोई वेक्टर यूज करते हैं, पोपो का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकें, ठीक है ना। सो इट इज़ बेसिकली यूज टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर ग्लू, ये बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने वेक्टर के साथ अटैच करने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। क्या आपके पास बेसिकली ये वेक्टर है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनमें जब हमने इनको जोड़ना है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन बनाता है? ये बनाता है डीएनए लाइगेज। देन हम बात करते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। हमें कोई सिस्टम भी चाहिए, हमें कोई ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। देखिए हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ये रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया, हमने इसको करना क्या है, हमने इसको किसी ऑर्गेनिज्म में ऐड करना है, किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में ऐड करना है जहाँ पे ये एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गया। उसको हम कहते हैं कि उसकी क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, जैसे आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एमडी कैट के बाद। इसी तरह से बेसिकली आप किसी बैक्टीरिया को पकड़ते हैं या किसी और सेल को पकड़ते हैं, उसमें आप अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के समेत ऐड करते हैं, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए ऐड करते हैं। आप उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, इन विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द वेक्टर इज इंसर्टेड टू गेट अ लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन एंड द केमिकल प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट भी मिलती है और डिजायर्ड जीन भी मिलती है। लिहाजा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि एक्चुअली में होने क्या जा रहा है। एडवांटेज की बात करते हैं कि इसका मेन एडवांटेज क्या है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीन बिसाइड द कॉपी ऑफ जीन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका एडवांटेज क्या है कि आपको जीन भी मिलती है और आपको साथ ही साथ उसकी प्रोडक्ट भी मिलती है, ठीक है। फॉर द वेरियस पर्पजेज हम इसको यूज़ कर सकते हैं, थेरेपी के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। अब एक और पिक्चर देखें, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स क्यों ऐड की हैं या इतनी ज़्यादा मैं इस पे क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो साफ हो जाए, ठीक है, कोई भी इसमें डाउट ना रहे। ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, यहाँ से आपने डीएनए को निकाला और वहाँ से आपकी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपने मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से निकाल लिया, ठीक है। इसकी तरह ही बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड निकाला, ठीक है, और आपने उसके प्लाज्मिड में कट लगाया। फिर आपने क्या किया, इनको जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद ये आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए बना, ठीक है। इस डीएनए को आप वापस क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे अपने होस्ट के अंदर, अपने एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। और इस बैक्टीरिया ने जब जब डिवाइड करना है तो आपको जीन की कॉपी भी मिलेगी और आपको प्रोडक्ट भी मिलेगी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन भी मिलेगा, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने ये जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए हैं ना, हम इनको बारी बारी देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या था, आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था कि हमने उसको क्या करना है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है और हमने उसको आइसोलेट करना होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देर आर डिफरेंट मेथड्स यूज टू सेलेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के कई मेथड होते हैं। यूजली अ जीन लाइब्रेरी और डीएनए लाइब्रेरी is constructed where a comprehensive collection of cloned DNA fragments taken out from the cell, from the tissues, from the organism are present। आपने क्या किया होता है, आपने एक डीएनए लाइब्रेरी बनाई होती है, वहां से आपने जितनी भी उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन रखी होती है, उन जीन्स के क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स बना के रखे होते हैं, ताकि जब भी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़े आप वहां से उसको पिकअप कर लें, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक है, आपने लाइब्रेरी से आप उसको पिकअप कर लेते हो, ठीक है ना। इसी तरह से आपने क्या किया होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन जीनोम जो है उसकी आपने जीन कॉपीज को यहाँ पे स्टोर किया होता है, ठीक है ना, क्लोन करके।
द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर आल्सो आइडेंटिफाइड बाय डीएनए प्रॉब्स। आप डीएनए प्रॉब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए प्रॉब्स आर कंप्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स ऑफ नाउन यूनिक सीक्वेंसेस कंप्राइजिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। ठीक है। द प्रॉब्स आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। ठीक है ना। आपके पास सपोज ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 100 जीन्स हैं, ठीक है ना, 100 जीन्स हैं, और उसमें आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ी हुई है। आप क्या करेंगे, आप प्रॉब को पकड़ेंगे, आप उसको रेडियो एक्टिवली लेबल करेंगे। ठीक है ना। यानी कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं रेडिएशंस के जरिए। ठीक है। इस प्रॉब को आपने ऐड किया इस सैंपल सॉल्यूशन में, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाके ये प्रॉब जो है बाइंड कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, पेयर कर जाएगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको इस सॉल्यूशन में से आप सेपरेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रॉब जाके जीन ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड क्यों करता है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसका सीक्वेंस। ठीक है ना। यानी कि सपोज कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है AATGC, तो इसके ऑपोजिट इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, TTACG। ऐसे ही है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की वजह से डीएनए प्रॉब जीन ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड करेगा। आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और सेपरेट कर लेंगे वंस द प्रॉब्स आर एडेड टू द सोल्यूशन। ठीक है ना। आपने डीएनए पकड़ा, आप अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉब ऐड करेंगे और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आइसोलेट कर लेंगे। दे हाइब्रिडाइज और अटैच ओनली टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए। ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। आप कट करते हैं, these fragments are isolated by gel electrophoresis technique and they are cloned by PCR method। ठीक है। इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, इस पिक्चर को देखें। ठीक है ना। ट्रांसफर बैक्टीरिया ऑन टू एगर इन द पिट्री डिश। आपने एगर जेल बनाई, पिट्री डिश में उसको डाला, उसमें आपने बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया। ठीक है ना। अब याद रखें कि आपके पास इनमें से कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी नहीं है। ठीक है ना। आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव प्रॉब को डाला, और आपने क्या किया, रेडियोग्राफी परफॉर्म की। आपने डिटेक्ट किया कि भाई किस बैक्टीरिया के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ये प्रॉब जाएगा, जाके अटैच होगा अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आप डिटेक्ट करेंगे और आप बैक्टीरिया को सेपरेट कर लेंगे, उन क्लोन्स को जिनके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना। और जो बाकी बचे हुए बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिनके पास सपोज जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको इन्फेक्ट करवा सकते हैं। कैसे, बैक्टीरियोफेज के जरिए। या आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इन बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो क्लोन्स आपने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है ना, उनके जरिए, क्योंकि उनकी डिवीजन तो भी होनी है ना। तो चलें जी, हम थोड़ी सी बड़ों वाली बातें कर लेते हैं कि आपके पास आप डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तीन पॉसिबल वेज हैं, तीन तरीकों से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसको क्रोमोसोम से उतार लें। दूसरा तरीका ये है कि आप बेसिकली मैसेंजर आरएनए से उस जीन को बना लें। तीसरा तरीका ये है कि आप बेसिकली उसको डीएनए सिंथेसाइजर मशीन के ज़रिए बना लें। ठीक है ना। तो ये तीन तरीके हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका, जीन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम बाय कटिंग द क्रोमोसोम ऑन द फ्लैंकिंग साइट ऑफ द जीन। ठीक है ना। ये बेसिकली आपके पास क्रोमोसोमल डीएनए है, ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो कट आप लगाएंगे ना, इस जगह को फ्लैंकिंग साइट हमने कह दिया बेसिकली। यहाँ से आपने क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया। ठीक है ना। कैसे निकाला, कैसे कट किया, फॉर दिस पर्पस restriction endonucleases are used. These enzymes are obtained from the bacteria which they use for their own protection against the viruses. The restriction enzyme cut down the viral DNA but does not harm the bacterial chromosome। ये एक लंबी बात है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। The gene of interest can also be synthesized in the lab from the messenger RNA। ठीक है, using reverse transcriptase which are naturally found in retroviruses। This DNA molecule gene is called complementary DNA and it is produced in vitro। ठीक है ना। इस बात का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम साइड पे, ठीक है ना, याद रखें। आपके पास ये अगर डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनती हैं प्रोटीन। ठीक है ना।
तो डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। नाउ अगर हम क्या करें, हम आरएनए से डीएनए बनवा लें, हम आरएनए से ही डीएनए बनवा लें, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपके पास ये सपोज डीएनए है, इस डीएनए पे आपकी यहाँ कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप एक तो सिंपली यहाँ से इसको उतार सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट का आपको इल्म तो है ना, आपको पता तो है ना, तो आपने मैसेंजर आरएनए उसका यूज किया और आपने एंजाइम डाल दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम में क्या किया, इस मैसेंजर आरएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को बना लिया, यानी कि डीएनए पार्टिकल बना लिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेसिकली ये आपके पास अगर मैसेंजर आरएनए है तो इससे बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है ना। और फिर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को बनाने का। और ये जो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, कहाँ से आपने हासिल किया, रिट्रोवायरसेस से हासिल किया। रिट्रोवायरसेस बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी में इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ठीक है। और ये अपने वायरल जीनोम की, अपने आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। वो डीएनए फिर होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन करता है और होस्ट के सेल का कंट्रोल वायरस के पास आ जाता है। ठीक है। सो ये आपके पास द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है। एंड इट इज प्रोड्यूस इन विट्रो, ये सेल के बाहर लैब में आप प्रोड्यूस करते हैं। देन हम बात करते हैं इफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर स्मॉल, अगर वो छोटी हैं, देन दे कैन बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली एंड केमिकली बाय अ मशीन। अगर वो इतनी बड़ी लेंथ की जीन नहीं है तो हम उसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक मशीन के जरिए, उसको डीएनए सिंथेसाइजर कहते हैं। दिस मशीन कैन क्रिएट स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल और डिजायर्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आप इससे जीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन विट्रो यानी कि आप सेल के बाहर प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी टेम्पलेट डीएनए सैंपल, इसमें डीएनए सैंपल की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, उसको ऑर्डर दें कि हमें ये सीक्वेंस है हमारे पास, इसकी जीन बना दो, वो आपको जीन बना के दे देगा। आपने उसको न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कर देने हैं, उसने आपको जीन बना के दे देनी है। ठीक है ना। तो ये तीन तरीके हैं आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के, आइसोलेट करने के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, नोट इफ वी आर ऑब्टेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ सेल, कि अगर हम एक सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं, इट विल बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज इट्स कंटेंट। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपको मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि क्रोमोसोम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को उतारना ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल को निकालना पड़ेगा। उस सेल को आप डिजोल्व करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं बेसिकली, और फिर आप क्या करते हैं, आप उसका क्रोमोसोम लेके उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिमूव करते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आप लाइसोजाइम के जरिए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है ना। एल्गल सेल है, एलजी का सेल है तो सेलुलेज डाल देते हैं। फंजाई का सेल है, काइटिन डाल देते हैं। प्लांट का सेल है तो सेलुलेज डाल देते हैं। ठीक है ना। जो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं, ये एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं अपने रिस्पेक्टिव सेल को। फिर आप क्या करते हैं, आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है टू मूव द सेल कंपोनेंट एट हाई स्पीड एंड इवेंचुअली सेपरेट द सेल कंपोनेंट। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, आपने एक मशीन ली, उसमें आपने सेल डाले, एंजाइम डाले, अब वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उस मशीन में रिलीज हो गए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को हाई स्पीड पे आप मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डेंस कंपोनेंट्स होते हैं, भारी कंपोनेंट्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, जो सुपरफिशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पास, वो आपको नहीं चाहिए। प्रोटीन्स होती हैं वो आपको नहीं चाहिए। लिपिड्स होते हैं वो आपको नहीं चाहिए। आरएनए होता है वो आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप रिस्पेक्टिव एंजाइम्स डाल देते हैं। ठीक है ना। जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है इसको प्योरीफाई करते हैं, यानी कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको रिमूव करते हैं सिवाय डीएनए कंपोनेंट के। हम एमाइलेज डाल देते हैं, हम प्रोटीएज डाल देते हैं, हम लाइपेज डाल देते हैं, आरएनएज डाल देते हैं,
हमें जो चीज़ रह जाती है, मिल जाती है, वो डीएनए होता है, ठीक है ना। डीएनए का सोल्यूशन होता है, द रिजल्ट इज कंसंट्रेटेड डीएनए सोल्यूशन फ्रॉम विच द डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट, जिसमें से हम डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं बाय एडिंग चिल्ड अल्कोहल। हम चिल्ड इथानॉल जो है उसको ऐड करते हैं। डीएनए जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है ठंडी अल्कोहल को ऐड करने से, और हम इसको फिर रिमूव कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जीनोमिक स्पूलिंग, ठीक है ना। सो ये आपने चीज यहाँ पे पढ़ ली, ठीक है। लिहाजा अभी तक हमने जो है ना अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा हम उसको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए, ठीक है ना, जो कि है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, और इस टॉपिक को हम रोल ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मेन हम बात शुरू करते हैं न्यूक्लियेजेस की। न्यूक्लियेजेस क्या होते हैं? कोई भी ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को तोड़ देता है उसको न्यूक्लियेज कहेंगे। चाहे वो आरएनए का मॉलिक्यूल है, चाहे वो डीएनए का मॉलिक्यूल है। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, एक आरएनए है, एक डीएनए है, ठीक है ना। तो ऐसे एंजाइम जो कि आरएनए को या डीएनए को तोड़ते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस हैं, क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ रहे हैं। जो आरएनए को तोड़ेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, उसको आरएनएस कह देते हैं। जो डीएनए को तोड़ता है उसको डीएनएस कह देते हैं। बाय कटिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ के हम बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसको हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स क्या होती हैं आपके पास? दो होती हैं, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस आपके पास न्यूक्लियोटाइड को बाहर की तरफ से, किनारों की तरफ से रिमूव करना शुरू करते हैं। तो इस चीज के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे जरा ध्यान थोड़ा सा करें। आपके पास ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है ना, और ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है ना। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके पास। एक एंडोन्यूक्लियस जो होगा, जो एक आरएनएज होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आरएनएज है, आरएनए को तोड़ने वाला। अगर वो एंडोन्यूक्लियस होगा, वो दरमियान से कट लगाएगा, ठीक है ना। इस जगह पे कट लगा सकता है, इधर लगा सकता है, इधर कट लगा सकता है, इधर कट लगा सकता है, ठीक है ना। किनारों से कट नहीं लगाएगा। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो किनारों से तोड़ना शुरू करेगा, और तोड़ते तोड़ते उसके टुकड़े कर देगा। इन द सेम वे ये आपके पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। एंडोन्यूक्लियस जो है वो सेंटर से कट करेगा, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो बाहर से कट करेगा। चाहे इस किनारे से कट करे, चाहे इस किनारे से कट करे, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टर्मिनल से कट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही बात की गई है कि ये एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को किनारों से रिमूव करना शुरू करते हैं। कैन बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। वही बात, आपके पास ये अगर आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम एंड पे OH होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास यहाँ से कट लगाना शुरू करे एक एंजाइम, एक आरएनएज, तो आपके पास उसका नाम क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है ना। सो इट इज बेस्ड अपॉन डायरेक्शन, इनकी टाइप्स कैन बी राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। तो किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं उसकी बेस पे टाइप आ गई एक्सोन्यूक्लियस की। यूज्ड फॉर प्रूफ रीडिंग और कंप्लीट रिसाइकलिंग। आपके पास डीएनए को तोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स को रिसाइकल करना हो, या आप डीएनए की प्रूफ रीडिंग करते हैं कि डीएनए सही है, इसमें सीक्वेंसेस सारे ठीक है, वो कौन चेक करता है? वो एक्सोन्यूक्लियस ही चेक करते हैं। तो ये फंक्शन की बेस पे इनकी टाइप्स आ गई, क्लासिफिकेशन आ गई। एंडोन्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि डीएनए को इनसाइड से कट करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि एक न्यूक्लियस में और एक हेलिकेज में फ़र्क क्या होता है। इसके लिए आपको इस पिक्चर तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखें आपके पास, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ये बेसिकली दूसरी स्ट्रैंड है, ठीक है ना। ये शुगर बैकबोन है जो कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल के जरिए स्टेबलाइज्ड है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड है ना, बेसिकली ये जो ब्लू में शो कर रहा हूँ, ये वाला, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ अगर देखा जाए तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ने शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है इसको स्टेबल किया होता है, जबकि जो बेसिस होती हैं उनका फेस अंदर की तरफ होता है, और वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती हैं, ठीक है ना। तो अगर एक एंजाइम जो है वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के डीएनए की स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा, ठीक है ना, तो ये होगा हेलिकेज, ठीक है ना, कि उसने हेलिक्स को तोड़ दिया।
लेकिन आपके पास न्यूक्लियसेस इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आपके पास सारी जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, और मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज होकर टूट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की, कि अब आपके पास स्पेसिफिकली आप इन एंडोन्यूक्लियसेस की बात करेंगे, ठीक है ना, आप किसी और चीज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर द एंजाइम्स दैट क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। सपोज आपके पास ये कोई सीक्वेंस है, ये एक डीएनए है बेसिकली, इसकी दो स्ट्रैंड्स है, ठीक है ना। तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सपोज यहाँ पे इतना सा हिस्सा हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट का है, तो वो सिर्फ एक स्ट्रैंड पे कट नहीं मारता, वो इधर भी कट मारेगा, इधर भी कट मारेगा, दोनों स्ट्रैंड पे कट मारेगा, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते हैं कि कैसे ये होता है। नेचुरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया where they appear to serve the defense role because they chop up the or inactivate the DNA of infecting viruses. Restriction enzyme cuts down the viral DNA but does not do any harm to the bacterial chromosome. अगर मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया शो करता हूँ, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका सपोज ये जीनोम है, वायरस आता है, ठीक है ना, ये मेरे पास वायरस है, इसने अपना जीनोम ऐड करना होता है, जीनोम जाके बैक्टीरिया के जीनोम से मिल जाता है और बैक्टीरिया के सेल का कंट्रोल ले लेता है, और मजीद वायरस प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और बनते जाते हैं जब तक कि ये जो बैक्टीरिया सेल है ये फट ना जाए और वायरसेस की इतनी ज़्यादा कॉपीज जो हैं वो फिर बाहर रिलीज हो ना जाए, ठीक है ना। तो ये सारा काम हो रहा होता है। अब इन वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए, वायरसेस से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने बैक्टीरियोफेज का जो भी साइकिल पढ़ा है उसमें आप पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज अपना जीनोम जब उस बैक्टीरिया में एंटर करता है ना, ठीक है, तो खुद वो बाहर रह जाता है। ये अगर बैक्टीरियोफेज है ना, तो ये खुद बाहर रह जाता है, सिर्फ ये सपोज येलो में इसका जीनोम है, ये सिर्फ इसका जीनोम अंदर जाता है, ठीक है ना। तो इस जीनोम को टेक ओवर करने से पहले कट कर देना, ठीक है, वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, वायरस के मंसूबे को नाकाम कर देना, ये किस एंजाइम का काम है, ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम। इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं कि ये वायरसेस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कैसे कि जो जीनोम वायरसेस बड़ी चालाकी से बैक्टीरिया में डाल देता है कि ये जीनोम जाएगा, बैक्टीरिया के जीनोम से मिलेगा, सेल का कंट्रोल लेगा, नए वायरसेस बनेंगे, ठीक है ना, ये सारा प्लान नाकाम हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरल डीएनए को कट कर देते हैं और बैक्टीरिया जो है वो सेफ रहता है, महफूज रहता है, ठीक है ना। इसीलिए इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और एंडोन्यूक्लियस हम इनको किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये वायरल जीनोम के किसी सेंट्रल एरिया में या बेसिकली किनारों से दूर किसी दरमियान वाले एरिया में, पास के एरिया में कट मारेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, फर्स्ट एवर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि क्या था, हाइंड टू, ठीक है ना, हाइंड टू, ये रोमन के अंदर होता है, ठीक है, टू जो लिखा होता है, ऑफ बैक्टीरिया हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो है, इस बैक्टीरिया में हाइंड टू एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, वाज आइसोलेटेड बाय हैमिल्टन डी स्मिथ इन 1970, ठीक है ना, एट द जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी इन द बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। ही ऑब्जर्व्ड दैट दिस एंजाइम हैज प्रॉपर्टी टू कट द डीएनए ऑफ वायरस टू प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए इन द बैक्टीरिया, ठीक है। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। Different species of bacteria produce restriction endonucleases. Different species of bacteria, बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आपके पास बेसिकली एक जो बैक्टीरिया है वो कई तरह के एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। एक डिफरेंट बैक्टीरिया की स्पीशीज डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, विच कट द डीएनए एट अ वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करेगा, ठीक है। सपोज आपके पास डीएनए के ऊपर कट करने को बहुत सी जगह हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने फेंका तो वो सारी जगह को कट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जगह को कट करेगा, वो अपनी टारगेट पे जाके सिर्फ एक्शन करेगा, ठीक है ना। और ये जो सीक्वेंस होता है ये 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेसिकली आपके पास डीएनए में कोई सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस पे बेसिकली कौन कट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर। सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर आपके पास ये डीएनए की
5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है, तो ये आपके पास 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड होगी। तो अगर ये सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, अगर वो सेम टू सेम पढ़ा जाए दूसरी स्ट्रैंड पे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। और यही वो सीक्वेंस होता है बेसिकली, ठीक है ना, जिस सीक्वेंस ने हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाउंड किया होता है। बेसिकली हम यहाँ पे कट मारते हैं, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के जरिए। एंड द कटिंग पॉइंट्स, जहां से ये जहां पे ये कट है ना, ठीक है ना, इस जगह को हम कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसको रिकग्निशन साइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप गौर से देखें जरा इस डायग्राम को, ये मॉलिक्यूलर सीजर है आपके पास, ये इको R1 है, ठीक है ना। इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इकोलाए से डिराइव होता है, ठीक है ना। ओके, सो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, सो ये दूसरी स्ट्रैंड होगी डीएनए की। अब ये देखिए आपके पास ये एक सीक्वेंस है जहां पे इस इको R1 ने कट मारना है। अगर मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इस सीक्वेंस को बढ़ता हूं तो क्या सीक्वेंस है, GAATTC, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस को दूसरी स्ट्रैंड पे मैं पढ़ता हूं तो GAATTC, वो ही मेरे पास सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना। ऐसा सीक्वेंस जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़े और वो दोनों स्ट्रैंड पे सेम हमें साउंड करे, सेम सीक्वेंस हमें मिले, उसको कहते हैं कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। वो कौन सा सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूं, GAATTC, GAATTC, ठीक है। तो जो इको R1 है ना, वो पता है कहाँ पे कट मारेगा, वो इस G और इस A के दरमियान कट मारेगा। क्या एक स्ट्रैंड पे कट मारेगा या दोनों स्ट्रैंड पे कट मारेगा, आंसर है दोनों पे कट मारेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक उसने इस तरह से कट मारा, ठीक है, और एक कट बेसिकली यहाँ पे मारा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टुकड़ा आपके पास क्रिएट हो जाता है, ये इतना हिस्सा, और एक दूसरा हिस्सा आपके पास ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपके पास कटिंग से किनारे बने हैं, इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। ये स्टिकी एंड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जुड़ने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने इनको यहाँ से कट किया, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे ना, देखें GAATTC, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही आ रहा है GAATTC, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करने की, दोबारा उसे ज्वाइन करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये स्टिकी एंड्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस पिक्चर को मजीद देखें, इको R1 था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक, इको R1, ठीक है। ये आपके पास डीएनए की स्ट्रैंड पे डिफरेंट सीक्वेंसेस है, आपके पास यहाँ पे बेसिकली कट मारा गया, ठीक है, और ये स्टिकी एंड क्रिएट हो गए, ठीक है ना। आपके पास हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। फेडरल बॉक्स एग्जाम्पल, फेडरल बुक में इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, 3 एग्जाम्पल दी गई हैं बॉक्स में, उनको यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, उनको आपने याद कर लेना है, ठीक है ना, उनको आपने देख लेना है। अगर याद नहीं ना करना आपने तो एटलीस्ट उनको देख लें। इफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, व्हाई डू नॉट दे च्यू अप द होस्ट जीनोमिक डीएनए, ठीक है, व्हाई, कि आपके पास अगर ये एक वायरस है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है, इस वायरस का ये जीनोम है, बैक्टीरिया का ये जीनोम है, ठीक है, और ये ब्लू में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये वायरस के डीएनए को आने पे, सेल में आने पे कट कर देता है, अपने डीएनए को कट क्यों नहीं करता, ठीक है ना, खुद के डीएनए को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो इसका आंसर है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एज वेल मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, ठीक है ना, कि एक तो बैक्टीरिया जो है वो चालाक है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा और मॉडिफिकेशन एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा। उसका क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द वायरल डीएनए, ठीक है, वाइल मिथाइल ट्रांसफरेज, मॉडिफिकेशन एंजाइम कौन सा होगा, मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है ना। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये सपोज बैक्टीरिया का अपना डीएनए है ना, तो मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस डीएनए में जगह जगह पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, जगह जगह पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, यानी इस डीएनए की मिथाइलेशन कर देगा, ठीक है ना। इसलिए तो हम इसको डीएनए मिथाइलेज कहते हैं, मिथाइल ट्रांसफरेज कहते हैं। इस मिथाइल ग्रुप के ऐड हो जाने से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है ना,
वो वायरस के डीएनए को तो कट करता है लेकिन इस डीएनए को कट नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के एंजाइम है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक मॉडिफिकेशन एंजाइम है। बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन एंजाइम अपने डीएनए को, सेल्फ डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाया जा सके, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था ना एंजाइम वाले टॉपिक में ह्यूमन के बारे में, कि हमारे एंजाइम हम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हर बेसिकली ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा है कि जिससे हम बेसिकली खुद को बचाते हैं और किसी भी फॉरेन चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो मिथाइल ट्रांसफरेज ऐड द मिथाइल ग्रुप टू द स्पेसिफिक बेसिस विद इन द रिकॉग्निशन साइट ऑफ देयर ओन डीएनए। अपने डीएनए की कुछ रिकॉग्निशन साइट होती हैं, ठीक है ना, मिथाइल ट्रांसफरेज की, वहां पे वो क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। सो एंडोन्यूक्लियस कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंड सेल्फ कट द डीएनए। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये टाइप्स एक्स्ट्रा हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, जरूरी नहीं है आपको याद हो, ये एक्स्ट्रा है। याद रखना है तो रख लें, नहीं रखना तो ना रखें। बस आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है। आइसोशीजोमर्स और नियोशीजोमर्स क्या होते हैं, आपके पास अभी हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस बनाती है, वो स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे कट करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें आइसोशीजोमर्स क्या एंजाइम होते हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बनाए हुए जो कि सेम डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था GAATTC, तो इस सीक्वेंस पे दो एंजाइम, एक एंजाइम भी यहाँ पे कट लगा रहा है, कोई दूसरा एंजाइम है वो भी इस जगह पे कट लगा रहा है, ठीक है ना। तो इनको हम कहेंगे ये कौन से एंजाइम है, ये आइसोशीजोमर्स हैं। लेकिन ये एंजाइम डिफरेंट बैक्टीरिया ने बनाए होंगे, सेम बैक्टीरिया ने नहीं बनाए होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ने बनाए होंगे। एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम डीएनए सीक्वेंस एज अनदर एंजाइम। कोई एक एंजाइम है एंजाइम 1 और दूसरा एंजाइम है एंजाइम 2, वो भी सेम डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन एक कहीं पे कट मारता है, दूसरा कहीं पे कट मारता है, तो ये होंगे नियोशीजोमर्स, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट एंजाइम हो, डिफरेंट बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हो, सेम डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, सेम कट लगाते हैं, वो आइसोशीजोमर्स है। और जो सेम डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज तो करते हैं लेकिन डिफरेंट जगह पे कट मारते हैं, वो होते हैं नियोशीजोमर्स, ठीक है ना। नेमिंग ऑफ एंडोन्यूक्लियस, आपके पास ये एक लेंथी टॉपिक है लेकिन चूंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, ठीक है ना, आपकी बुक के अंदर बस एक बॉक्स है इसके हवाले से, उस बॉक्स को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम नेम देते हैं उनकी सोर्स ऑफ ओरिजिन की बेस पे। जैसे कि इकोवार 1 जो है उसको हम इकोलाई से निकालते हैं, हाइंड 1 और हाइंड 2 को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकालते हैं, हासिल करते हैं। जो एक्सोल है उसको जेंथोमोनास होल्सिकोला से रिमूव करते हैं। और इसी तरह से जैल जो है हम उसको जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, उनसे हासिल होने वाले एंडोन्यूक्लियसेस हैं, हमने उनको उनकी नेमिंग उनकी सोर्स की बेस पे कर दी। व्हाट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना, बड़े ही मजे का टॉपिक है, बड़ी ही आसान बात है, ठीक है। कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है, मैं इस मुश्किल बात को आसान करूंगा अभी। अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए इज अ सीक्वेंस, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस है डीएनए में दैट रीड्स सेम, जिसको हम पढ़ें तो वो सेम रीड होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है ना, ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है ना, आमने सामने वाली स्ट्रैंड्स पे। व्हेन द व्हेन रीड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये हमारे पास स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर हम रीड करेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे, हमें सेम रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि रेस कार है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ रेस कार, तो चाहे ऐसे पढ़ें तो फिर भी रेस कार है, चाहे ऐसे पढ़ें तो फिर भी रेस कार है। इसी तरह एक नाम होता है माहम, तो चाहे आप इस तरह से पढ़ें फिर भी माहम है, इस तरह से पढ़ें फिर भी माहम है। रेफर इंग्लिश का एक वर्ड है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही है, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को देखें एग्जाम्पल के तौर पे, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ आप पढ़ें तो GAATTC है, इस तरफ से पढ़ें फिर भी GAATTC है। एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है ना।
अब याद रखें मैंने एक सीक्वेंस बनाया GACTA, ठीक है। अब मैं इसके ऑपोजिट सीक्वेंस बनाता हूँ TAGTC, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं पढ़ूं तो ये डिफरेंट है, यहां से पढ़ूं तो डिफरेंट है। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? आंसर है नो, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। तो एक्चुअली में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम बना कैसे सकते हैं? सपोज यहाँ पे मैं कोई सीक्वेंस इमेजिन करता हूँ GATC, ठीक है ना। ये मैंने एक सीक्वेंस इमेजिन कर लिया। मैं क्या करूंगा, मैं इसी के रिवर्स को इसी की लाइन में लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैंने लिखा है ना GATC, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा GATC, ठीक है ना। यानी C का मैंने उल्ट कर दिया, T का मैंने उल्ट कर दिया, A का मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, G का मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो मैंने इसी सीक्वेंस को उसी लाइन में ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको पूरा कर लें। यहाँ पे क्या आएगा, CTAG आएगा, और यहाँ पे CTAG आएगा, ठीक है ना। तो ये देखें, अब अगर ये स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये दूसरी स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो इसका सीक्वेंस अगर पढ़ा जाए तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा GATC, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका सीक्वेंस पढ़ते हैं तो ये बनेगा GATC, उसी तरह से बन गया, ठीक है ना। जिस तरह से मैं एक और सीक्वेंस बना के आपको बता देता हूँ कि ATG, ठीक है ना, ये एक सीक्वेंस है ATG, फिर एक और G लगा दे सपोज, ATG। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी का रिवर्स बनाऊंगा। मैं क्या कर लूंगा, CCAT, ठीक है। इधर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बना देता हूँ TACCGGTA। तो इस तरफ से रीड करें तो क्या आएगा, ATGGCCAT, और यहाँ पे ATGGCCAT। तो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट पे। A restriction site, also called as recognition site, is a specific sequence of DNA that a restriction endonuclease recognizes and cut। जहाँ पे कट लगाता है रिकोगनाइज करने के बाद, उसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, इसको रिकोगनिशन साइट भी कहते हैं, ठीक है ना। सो over 3000 restriction enzymes have been studied in detail। 3000 से ज़्यादा इनको हम स्टडी कर चुके हैं। 600 से ज़्यादा कमर्शियली अवेलेबल हैं, जो कि 230 के करीब डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। These enzymes are routinely used for DNA modification in the lab and they are vital tool in molecular cloning। 20 enzymes are frequently used in the recombinant DNA technology। अब वो आपसे पूछे कितने स्टडी हुए हैं तो आप कहेंगे 3000 से ज़्यादा। वो कहें कमर्शली अवेलेबल कितने हैं तो आप कहेंगे 600 से ज़्यादा, तकरीबन 600 के करीब। वो आपसे पूछे कि कितने डीएनए सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करके कट कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं 230 के करीब, ठीक है ना, डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को। और 20 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है, क्लोनिंग के अंदर। सो फार more than 400 such enzymes have been isolated out of 20 which are frequently used। अब ये बुक आपकी आई गेस बीटीबी है और ये आपकी पीटीबी है, तो इनमें से ऑथेंटिक कौन है? ठीक है, दोनों ने यहाँ पे क्लैश कर दिया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा ऑथेंटिक है। इको R1 इको R1 restriction enzyme है isolated from the E. coli, is most commonly used restriction enzyme which cuts the double stranded DNA। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स में कट कर देता है, whose palindromic sequence has double A T basis। हमने अभी पढ़ा था GAATTC। तो बेसिकली ये दरमियान में सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। इस हवाले से वो बात कर रहा है एट द क्लीवेज साइड जहाँ पे वो कट करेगा। नोटिस देयर इज नाउ अ गैप इनटू विच पीस ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी प्लेस्ड। आपके पास ये एक डीएनए पोर्शन था, आपने जब इसको कट किया तो एक आपके पास ये पोर्शन बना, ठीक है, एक आपके पास ये पोर्शन बन गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई और जीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री
बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज एक्सपोज बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। उसने यहाँ पे बात की है, नोटिस देयर इज अ गैप इनटू विच फॉरेन डीएनए कैन बी प्लेस्ड इफ इट एंड्स इन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, यानी कि अगर उसका सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो यहाँ पे वो ऐड हो सकता है, ठीक है ना। आगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइदर मेक अ स्टैगर्ड कट और ब्लंट कट, ठीक है ना। अब कट करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है ना, कट करने के भी दो तरीके हैं। A staggered cut is one in which the resulting duplex fragment shows single stranded projected and called sticky end। यहाँ तो sticky end प्रोड्यूस होंगे, यहाँ blunt end प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तो sticky end प्रोड्यूस होंगे या sticky end प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब ये क्या चीज है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये देखें, आपके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। आप उनकी सोर्सेज को पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से हासिल हुआ है, उनकी रिकॉग्निशन साइट को आप देख सकते हैं, और उनसे बनने वाले फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैं बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्टिकी एंड ही प्रोड्यूस करे, ब्लंट एंड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, स्टिकी एंड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना। द सिंगल स्ट्रैंडेड बट कंप्लीमेंट्री एंड्स ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टिकी कोहेसिव स्टैगर्ड ओवर हैंगिंग एंड्स, ठीक है ना। तो जो स्टिकी एंड है बेसिकली, जब हम किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, अगर वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो आप बेसिकली जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट है बेसिकली। तो ये जो आपने फ्रेगमेंट प्रोड्यूस किए हैं, ये आपके पास क्या है, ये स्टिकी एंड्स रखते हैं अपने अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ बाइंड कर सकते हैं, कोहेसिव भी कहते हैं, स्टैगर्ड भी कहते हैं, ओवरहैंगिंग भी कहते हैं। जबकि जो ब्लंट एंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि वो फ्लश एंड्स भी होते हैं, ठीक है ना, ये नाम है उनके। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में हुआ है क्या। ओके, यहाँ पे उसने बात की है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट फॉर्म स्टिकी एंड आर मोर यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एज कम्पेयर टू द ब्लंट एंड। क्यों? क्योंकि स्टिकी एंड की हाई लाइगेशन एफिशिएंसी होती है, यानी वो जल्दी जुड़ सकते हैं। इस चीज़ की शायद अभी समझ ना आए, थोड़ी देर बाद समझ आती है, ठीक है ना। ये देखें, मैं इस सारी कहानी को यहाँ पे समराइज करने लगा हूँ, ठीक है ना। अभी तक जिन बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि सर एक्चुअली में अभी बोल क्या रहे हैं, सर की समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, अब मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले ये देखें, इको R1 है, ठीक है। ये आप सीक्वेंस देखिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, GAATTC। अब क्या हुआ, इको R1 ने इसको कट मारा, कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, ठीक है ना। और हमारे पास जो फ्रेगमेंट बनता है, वो एक फ्रेगमेंट ये बन जाता है, और जो दूसरा फ्रेगमेंट बनता है वो ये वाला फ्रेगमेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये दो फ्रेगमेंट्स आपके पास बन गए, ठीक है। प्राइमरीली यहाँ पे स्ट्रैंड अलग हो गई हैं, ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइन टू का मॉलिक्यूल देखें, वो कैसे कट मारता है। क्या आपके पास सपोज कोई डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ अगर हम जाएं, ठीक है, तो गवानीन आएगी, फिर थायमीन आएगी, फिर कोई पायरामेडीन आएगी, फिर कोई प्यूरीन आएगी, एडीनिन आएगी, साइटोसिन आएगी, ठीक है ना। अब ये देखेंगे, गवानीन है, थायामीन है। अब तीसरे नंबर पे साइटोसिन भी हो सकती है, थायमीन भी हो सकती है, यानी कि कोई पायरामेडीन होगी। चौथे नंबर पे प्यूरीन में से कोई भी प्यूरीन हो सकती है। फिर उसके बाद ये आपके पास कांस्टेंट एरिया आ गया। तो ये वेरिएबल है, डिफरेंट यू कैन से सीक्वेंसेस को हाइन टू पहचान सकता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पायरामिडीन में से थायमीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्यूरीन में से एडेनिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो फाइनल सीक्वेंस मैंने एक बना लिया वो ये है कि GTTAAC CAATTG, ये सीक्वेंस बेसिकली बन गया। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने थर्ड पोजीशन पे थायामीन को एज अ पायरामिडीन यूज कर लिया, फोर्थ पे मैंने एडेनिन को एज अ प्यूरिन यूज कर लिया, ठीक है ना। डेफिनेटली यहाँ पे साइटोसिन और गवानीन भी आ सकते हैं, और हाइन टू उनको भी कट करेगा। अब सिंपल सी बात जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है। अगर मैं हाइन टू को यहाँ पे कट करवाता हूँ, ठीक है ना, वो क्या कट करेगा, वो यहाँ से कट करेगा, ठीक है, इधर से कट करेगा दोनों स्ट्रैंड पे, जिससे आपके पास एक ये फ्रेगमेंट बनेगा,
और एक ये फ्रेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली दो फ्रेगमेंट्स बन गए। अब मुझे ये बताएं, क्या इनके कोई स्टिकी एंड है? ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर इधर देखा था, ये देखें, ये देखें, इनके तो स्टिकी एंड है, इनके पास तो अवेलेबिलिटी है कि मैं इनको कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूंगा तो वो उससे बाइंड कर जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन इधर देखें, क्या इधर आपके पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? तो इनको हम कहते हैं कि ये ब्लंट एंड्स हैं या फिर ये फ्लश एंड्स हैं। ठीक है ना, और बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कोई एक ब्लंट एंड होता है ना, वो किसी दूसरे ब्लंट एंड से मिलके कोई एक सीक्वेंस बना लेता है। ठीक है ना, इनका नतीजा ये होता है बाद में, अगर हम ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो एक ब्लंट एंड है, जैसे कि आपके पास ये एक पीस है, ठीक है, ये किसी और ब्लंट एंड से मिलके एक सीक्वेंस बना लेगा। ठीक है, जबकि जो स्टिकी एंड होता है ना, स्टिकी एंड क्या करता है, वो आपके पास किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ से शुरू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।